जा रहा है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। कल से सदन यानी संसद सत्र के इस विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है और उसके साथ साथ विपक्ष की तैयारियां कितनी जोरदार हैं, इन तैयारियों की हम चर्चा और कैसे यहां नरेंद्र मोदी की जो एनडीए सरकार है, नरेंद्र मोदी खुद अब बीजेपी सरकार या मोदी सरकार कहने से डरने लगे हैं, एनडीए सरकार कह रहे हैं। तो ये जो एनडीए सरकार है वो कहां फंसी हुई है, कितना फंसी हुई है, इन सब पे चर्चा। और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे तारीखें आगे बढ़ेंगी, वैसे वैसे कैसे नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ेंगी और जो पतवार नरेंद्र मोदी अपनी ही पार्टी की अपने हाथ में ले रखे हैं, क्या उसी पतवार से अपनी ही नैया को वो डुबोते हुए नजर आते हैं। इन सब पे हम चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, जरा जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं, आपसे भी समझूं किन चुनौतियों का सामना करते हुए नरेंद्र मोदी यहां दिखाई देते हैं और कैसे कैसे यहां आगे बढ़ते हुए इंडिया गठबंधन दिखाई देता है। बहुत लोगों को लगता होगा कि अरे आप लोग चर्चा करते हैं और यहां सरकार तो नरेंद्र मोदी बना लिए, लेकिन यह बात तय मानिए कि ये जो डोर आज भी है वो नरेंद्र मोदी के हाथ में नहीं है, ये डोर इंडिया के हाथ में है और इसीलिए यह चर्चा हम बार बार करते हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, आपकी बात इस पे। डेफिनेटली अब इस बार का जो संसद है वो बिल्कुल अलग है और इसलिए अलग है कि एक बैलेंस आपको दिखाई पड़ेगा। हालांकि मैं ये मानता हूं कि इस देश के नागरिकों ने नरेंद्र मोदी को रिजेक्ट किया था, सत्ता में उन्हें जाने का हक नहीं था, लेकिन मोदी जी सत्ता के बिना रह नहीं सकते, इसलिए उन्होंने दो बैसाखियों के सहारे, जिनको मैं कहता हूं कि एक विक्रम दो बेताल, तो उन दो बेतालों के सहारे वो सरकार चला रहे। लेकिन वो बेताल क्या करने जा रहे हैं, चाहे वो नायडू साहब हो या नीतीश जी हो, उनके लिए नरेंद्र मोदी एटीएम है। जिस दिन इस एटीएम कार्ड से पैसा निकलना बंद, उसी दिन सरकार ठप। अब इस तरह से नहीं चलेगा कि एक अकेला सब पर भारी। अब हालात ये है कि विपक्ष बहुत भारी है और इस भारी विपक्ष के सामने नरेंद्र मोदी अब भाग नहीं सकते कि वो जब बोलेंगे तो बस वही होंगे, संसद के स्क्रीन से लेकर के और टीवी की स्क्रीन तक। और जब विपक्ष हमला करेगा तो मोदी जी गायब होंगे, शयन कक्ष में आराम फरमा रहे होंगे। अब ये नहीं चलेगा, अब जवाब देना पड़ेगा। जिन मुद्दों पर नरेंद्र मोदी को लोगों ने रिजेक्ट किया, बावजूद इसके उन्होंने सरकार बनाई, उन्हीं मुद्दों पर उनको घेरा जाएगा। चाहे वो सवाल कास्ट सेंसस का हो, चाहे वो सवाल आरक्षण को बढ़ाए जाने का हो। अभी तो जो बिहार में हुआ, पटना हाई कोर्ट का जो आदेश आया है, उस पर सरकार ये फंसने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार का तो ये पुराना एजेंडा है। और जो आपने कहा कि बागडोर इंडिया के हाथ में, नीतीश कुमार दिल से तो इंडिया के साथ है, वो दिमाग से केवल मोदी जी के साथ है। तो जिस दिन उनको लगेगा, जिस दिन उनका दिल धड़कने लगेगा ना ठीक जगह है, सही लोगों के लिए, सही विचार के लिए, उसी दिन नीतीश बाबू यू टर्न ले लेंगे और ये उनके लिए कोई इतिहास में पहली बार नहीं होगा। राहुल गांधी ने जिस तरह से दहाड़ लगाई है कि बहुत सारे सांसद सत्ता पक्ष के वो संपर्क में हैं, महाराष्ट्र में जो सिरफटौल हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जूतम पैजार हो रहा है, और प्रेम कुमार जी ने बहुत अच्छी बात कही कि डरो मत का नारा तो बीजेपी के अंदर काम करने लगा है इस समय। तो यहां चल रहा है और अब कहां कहां नहीं चल रहा है। जो दृश्य अभी पार्लियामेंट में देखने को मिलता था कि वहां जब मोदी जी आते थे तो मोदी मोदी मोदी, लेकिन अब ये नहीं होने वाला है। अब बात संविधान के दायरे में होगी, क्योंकि ये चुनाव संविधान पर ही केंद्रित था, संवैधानिक मूल्यों पर केंद्रित था। बात संवैधानिक संस्थाओं की भी होगी, बात होगी रोजगार की, महंगाई की, किसानों की, नौजवानों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की। अब वो नहीं चलेगा कि साहब अडानी और अंबानी के लिए आपने यहां एग्जिट पोल में भी खेल किया, उनके सारे जंगल आपने अडानी साहब को बेच दिए,
ये मोदी जी का एकमात्र प्रोजेक्ट है, देश बेचो, अपने दोस्तों के हाथ में दो और सत्ता में रह करके एंजॉय करो पूरे इस तंत्र को। ये चल रहा है मोदी जी के यहां। कभी इटली घूमने जाते हैं, वो घूमना ही मैं कहूंगा, इसलिए कहूंगा कि देश का प्रधानमंत्री जब कहीं जाता है तो एक एजेंडा होता है। क्या मोदी जी लेकर के आए हैं वहां से? हाथ हिला के गए थे, हाथ हिला के आ गए। साहब, विदेश नीति में आपने क्या हासिल किया? इस देश के लिए क्या हासिल किया? बस केवल विश्व गुरु। कौन सा विश्व गुरु बन रहा है? ये विश्व गुरु नाम का एजेंडा क्या है, ये किसी को नहीं पता है। ये सारे सवाल अब पार्लियामेंट के भीतर पूछे जाएंगे राजीव, और इसीलिए ये हनीमून पीरियड कितने दिन का रहेगा, कितने दिन ये सरकार चलेगी। पहले दिन प्रोटेम स्पीकर से लेकर के स्पीकर वहां मुद्दा, और फिर मैंने कहा कि असली खेल जो होना है, मोदी जी जब तक एटीएम है तब तक ठीक है। जिस दिन उन्होंने अमरावती के लिए बजट नहीं दिया, बिहार के लिए स्पेशल पैकेज नहीं दिया, जब बिहार को आप स्पेशल पैकेज देंगे तो उड़ीसा के लोगों ने क्या बिगाड़ा है? आपका अभी मुख्यमंत्री बना वहां। मध्य प्रदेश के लोग क्या करेंगे? वो भी तो मांगेंगे, ये भी गरीब प्रदेश है। तो मोदी जी जिस तरीके से फंस गए हैं उस चंगुल में, उससे निकलने में बहुत मुश्किलें होने जा रही है। और सामने जब ऐसा विपक्ष हो, राहुल गांधी जैसा विश्वसनीय चेहरा, सामाजिक न्याय की राजनीति का एक नया आइकॉन, जिस व्यक्ति की विश्वसनीयता, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी पर आज पूरे देश में कोई सवाल नहीं, उस समय सामना करना विपक्ष का मोदी जी के लिए बड़ी टेढ़ी खीर होने जा रही है। और इसीलिए आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये बागडोर इंडिया के हाथ में होगी और मोदी जी उतना ही एक्ट करेंगे जितना इंडिया चाहे। और जब इंडिया चाहेगी उसी दिन मोदी जी को सिंहासन छोड़ करके आना पड़ेगा नीचे। जी राजीव जी, बिल्कुल, बागडोर इंडिया गठबंधन के हाथ में है, लेकिन बस आपने वोट लेने के लिए क्या किया? स्वीपर्स के पैर धोए। ये जो ग्लोरिफिकेशन है वो आपने किया, और आप उनको वहीं रखना चाहते हैं, जबकि बनारस में ही वो सफाई कर्मी गटर में डूब करके मर गए। किसानों में कोई होप है क्या? 3 काले कानून आपने ला दे, 13 महीने बैठे रहे किसान, 750 किसानों की शहादत हो गई। तब आपको उत्तर प्रदेश चुनाव को ध्यान में रखते हुए अचानक बोध हुआ कि नहीं साहब, हमारी तपस्या में कोई कमी रहे। कोरोना काल में आपने कैसे देश को संभाला ये सबको मालूम। तो इस देश के लोगों में कोई होप नहीं बची है, और होप तो भक्त मंडली में भी नहीं है राजीव जी। लेकिन बेचारे आदत से मजबूर है, करें तो करें क्या? अफीम चटाई गई है उनको, तो चाहे कुछ भी हो लेकिन उनको तो मोदी मोदी करना ही है। और उसी कुंठा में वो गालियां निकाल रहे हैं, वो आपका प्लेटफॉर्म हो या दुनिया भर के तमाम प्लेटफॉर्म हो। बेचारे बेरोजगार हैं, महंगाई से पीड़ित हैं, मां बाप घर में डंडा लेकर के पीछे पड़े हुए हैं, तो वो क्या करेंगे? यही गाली गलौज करेंगे। उम्मीद तो उनको राहुल गांधी से है, लेकिन अब दिमाग में तो वो फोबिया है, तो क्या करें बेचारे, वो भी नहीं कर सकते हैं। तो इस समय हालात ये है कि होप, उम्मीद और जो राहुल गांधी के प्रति विश्वसनीयता है, आज आप सर्वे करा लीजिए राजीव जी। मैंने चुनाव के ठीक बीच में इस बात को कहा था, मैं उत्तर प्रदेश में बैठा था, उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर के मैंने कहा था कि राहुल गांधी आज की तारीख में सबसे ज्यादा विश्वसनीय और सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं। तब शायद कोई एजेंसी नहीं थी, सीएसडीएस ने बाद में किया। और मैं आज पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ, कि राहुल गांधी की विश्वसनीयता और लोकप्रियता पूरे देश में नरेंद्र मोदी से ज्यादा हो चुकी है, सर्वे एजेंसियां कुछ भी कहें। तो वो राहुल गांधी चाहे वो विपक्ष के नेता हो या ना हो, लेकिन जब वो संसद के भीतर सवाल पूछेंगे तो ये सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं होगी, भाग भी नहीं पाएगी। अगर आप भागेंगे तो अक्टूबर में आपको 3 राज्यों के चुनाव भी फेस करने, डाउनफॉल तो यहां से शुरू होना है। अगर ये सरकार अभी कुछ दिन चलती है तो अक्टूबर में क्या होगा, इसका जरा आप इसको देखिएगा।
3 राज्यों के चुनाव तो कम से कम है ही, कश्मीर का भी करा लें तो अच्छा है, वो योग कराने से तो बेहतर है करवाना कि वहां कम से कम लोग 30 सितंबर तक करवाना है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। वहां भी हो सकता है करा लें, तो कश्मीर में तो कोई होप नहीं है, वो भले ही योग कराएं या रामदेव को लेकर के जाएं, कुछ भी करें, आपके हाथ से। महाराष्ट्र का जो हाल है वो सबको पता है, तो मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं। हरियाणा में वैसे ही आप आधे हो चुके हैं, हरियाणा भी हाथ से फिसलने वाला है, झारखंड में आपके लिए कुछ है नहीं। नरेंद्र मोदी पर जो सवाल अभी आरएसएस खड़े कर रहा है, मैं मानता हूं कि आरएसएस एक नहीं 4-4, 5-5 भाषाएं बोलता है, वो एक साथी विपक्ष की भी भूमिका अदा कर रहा है, मोदी को भी थोड़ा सा कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, और यह भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम बीजेपी के साथ नहीं है। उसके तो सैकड़ों मुख हैं। मैं आरएसएस पर न कभी भरोसा करता हूं और ना ही कभी कर सकता हूं, और इस देश के लोगों को करना भी नहीं चाहिए। तो ये जो खेल चल रहा है, इस खेल को अब लोग समझ चुके हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार अक्टूबर में बचेगी कि नहीं बचेगी। और वो एटीएम वाला तो है ही खेल। जिस दिन आपने अमरावती के सपने को पूरा नहीं किया, और वहां थोड़ा बहुत नहीं चाहिए, वहां के अधिकारियों की अगर मैं मानूं तो 16,000 करोड़ तो पहली किस्त चाहिए नायडू साहब को, और फिर वो तकरार शुरू होगी कि फिर उड़ीसा ने क्या बिगाड़ा है, मध्य प्रदेश ने क्या बिगाड़ा है, उत्तर प्रदेश ने क्या बिगाड़ा है। और यहीं से नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता तो पहले ही बहुत दरक चुकी है, यहां से डाउनफॉल शुरू होगा, और फिर वो कितने दिन सरकार बचा पाएंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन मध्यावधि चुनाव नहीं करा पाएंगे, ये पूरे जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं। और इंडिया अलायंस फिर डट करके खड़ा होगा, और आप देखिएगा जो इस देश के लोगों ने चाहा है, जिस तरह से उन्होंने वोट किया है, वो होने जा रहा है, वही होगा। मुझे आज ये चीजें दिखाई पड़ रही। राजीव जी। जी।